चले चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। लेकर आ गया हूं एक और नई कहानी। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई गूंगी। मैं हूं कहानी वाला रजत। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया तब कौन जानता था कि वो गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के लिए उसके पिता ने छोटी बेटी का नाम सुभाषिनी रखा, पर अब उसे केवल सुभा कहकर ही बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी लड़की सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है, जो बोल नहीं सकती पर वो सब कुछ अनुभव कर सकती है, और ये बात सबकी समझ में नहीं आती। इसी से सुभा के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता या फिक्र की बातें करते रहते हैं। लेकिन स्वयं सुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप से वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया था। इसका फल ये निकला कि वो हमेशा अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने की कोशिश करती थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा है, लेकिन जहां पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है। माँ बाप के लिए, परिवार के लिए जैसे वो एक दर्द था। वो हमेशा हर समय एक पीड़ा की तरह उनके दिल में जीती जागती रहती। खासकर उसकी माँ उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखा करती, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है, और पुत्री में किसी प्रकार की कमी हो तो उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से एक लज्जाजनक बात समझती है। सुभा के पिता वाणीकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही स्नेह करते थे, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन रहती। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं, और उसके होंठ तो मन के भाव के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है, बस कुछ अनुवाद करने की तरह ही समझिए। और वो हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें कोई ना कोई भूल हो जाती, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी किसी अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी फैलते हैं, कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती हैं, और कभी कभी उदासीनता की जो कालिमा है उसमें बुझ जाती है। कभी कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह, उस बिजली की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं ये आंखें। और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा, जिसके पास जन्म से ही कोई और भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और गहरी होती है, करीब करीब साफ सुथरे नीले गगन की तरह। उन आंखों को उदय से लेकर अस्त तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक एक तरह की रंगभूमि ही मानना चाहिए, जहां पर कुछ कुछ कलाएं चलती रहती हैं। जबान नहीं थी इस लड़की की, लेकिन इसमें विशाल प्रकृति की तरह एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। उसके साथ कोई नहीं खेलता। वो एक नीरव दोपहिया के समान शब्दहीन, संगहीन, एकांत में रहने वाली बनी रहती है। ये है हमारी कहानी की नायिका सुभा, सुभाषिनी, जो बोल नहीं सकती पर समझ सब सकती है। सुभा जहां रहती है उस गांव का नाम है चंडीपुर। उसके बगल में बहने वाली नदी बंगाल की एक छोटी सी नदी है। गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान ही वो भी एक छोटी नदी। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस नहीं है। वो अपनी खरी दे लिए अपने दोनों छोरों की, यानी दोनों किनारों की रक्षा करती हुई अपना काम करती रहती है। दोनों किनारों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक संबंध
स्थापित हो चुका है। दोनों तरफ गांव है और पेड़ों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ एक कदम बढ़ाती हुई बहुत ही खिली खिली सी असंख्य शुभ कार्य करती हुई चली जा रही है। वाणीकंठ जो सुभा के पिता हैं, उनका अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसा का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ही घर ऐसा। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं, ये मालूम नहीं। पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती, झट से वो नदी किनारे के पास जाकर बैठ जाती। प्रकृति अपने साथ में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वरध्वनि, आदमियों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन, आंदोलन और कंपन के साथ सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिरस्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती हूं। यहां पर पूरी प्रकृति जब मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि हर चीज उससे बात कर रही है जो खुद बात नहीं कर सकती। प्रकृति के अनोखे शब्द और अनोखे गीत, ये भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो विश्वव्यापी फैलाव है ये प्रकृति की बातें, जिसमें झिंगुर की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर नक्षत्र लोक तक केवल इंगित संगीत, क्रंदन और ढेर सारी आवाजें भरी पड़ी हैं। और दोपहरिया को नाविक मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतरने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर अचानक से भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता, यानी चारों तरफ लोग जो थे वो अपने घरों की तरफ चले जाते। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छांव में। कितना सुंदर चित्रण किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने उस गूंगी की मनोदशा और प्रकृति के गूंगेपन का। आवाज दोनों के पास नहीं, पर एहसास दोनों के पास है, करने को बातें दोनों के पास हैं। बहुत ही मुश्किल शब्दों में, लेकिन बिल्कुल सटीक शब्दों में बयां कर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने उस दौर को, उस वक्त को, जब वो गूंगी पेड़ की छांव में बैठी प्रकृति से बातें करती थी। सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं। गौ घर में यानी गौशाला में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, लेकिन वो उसके पैरों की मंतर गति को भली भांति जानती। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती। वो दोनों गायें, वो कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारो और पारो इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती। यानी सुभाषिनी की वो दो सहेलियां। सुभाषिनी गौघर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारो की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी तरफ निहारती है और उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौघर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वो कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और शांत मन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता यानी अपनी परेशानी जो मौन समर्थन है उससे उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वो उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात
जब तब सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब वो ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में बहुत खास सहायता मिल रही हो। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, लेकिन उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जबान है और सुभाषिनी गूंगी है, इसलिए दोनों की भाषा एक नहीं थी। वो था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माँ बाप ने बड़ी कोशिशों के बाद इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वो काम काज करके घर गृहस्थी में कुछ मदद करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुभीता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें, पर बाहर के लोगों के लिए वो हमेशा स्नेहपात्र होते हैं, यानी उन्हें प्यार मिलता रहता है। कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वो सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगर में जैसे घर के पास में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांव में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना जरूरी है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहां कभी भी एक आध की कमी देखी वहां ये चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। कुल मिला के ऐसे चलते पुर्जे जो किसी भी अवस्था और व्यवस्था में फिट किए जा सकते हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वो है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा वक्त आसानी से कट जाता है। तीसरे प्रहर नदी के किनारे पर अक्सर वो इस काम में तल्लीन दिखाई देता है और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती है। चाहे किसी भी काम में हो, पास में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का दिल खुशी से नाच उठता है। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे ज्यादा सही माना जाता है। इसलिए प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और उसकी कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सू कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के पेड़ के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसकी तरफ निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथों से लगाकर लाती थी। और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की तरफ कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके मन में आता कि वो किसी तरह ये बता दे कि संसार में वो भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो करने को कुछ और था और मछली पकड़ने में वो ज्यादा सहायता कर भी नहीं सकती। तब वो मनी मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती जिससे जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू, तुम में ये करामात है? भाई मुझे तो पता ही नहीं था। मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सांप के माथे की मणि घाट पर लाकर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि वहां पर जो शैया पर बैठी है वो खुद सुभाषिनी है। आश्चर्य से कहता कि अरे ये तो अपनी वाणीकंठ के घर की बेटी गूंगी कन्या है, सू, मेरी सू। आज मणियों से जड़ित है, गंभीर है, निस्तब्ध है, पातालपुरी की जलपरी बनी बैठी है। तो क्या ये बात हो नहीं सकती? क्या ये बिल्कुल असंभव है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सू प्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर में पैदा हुई है और इसीलिए वो आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। ये सब उसके मन की कोरी कल्पना है, लेकिन जो खुद बोलकर अपनी बातें दुनिया को नहीं बता सकता वो मन ही मन कोरी कल्पनाएं तो कर ही सकता है। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल में किसी एक नई चेतना शक्ति को भर देता है। अब मानो वो अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती।
पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से अपने कमरे के झरोके को खोलकर भय से डरते डरते मुंह निकालकर बाहर देखने की कोशिश की। देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही। वो भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, चारों तरफ फैले सन्नाटे की आखिरी परिधि तक, यहां तक कि उसके भी पार करके चुपचाप बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा, मानो स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। ये गूंगी का संवाद है उस प्रकृति के साथ जो चुपचाप है, और गूंगी मानती है वो वैसी ही है जैसी ये प्रकृति है। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बेचैन हो रहे हैं। गांव के लोग भी यत्र तत्र उनकी निंदा कर ही रहे हैं। यहां तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी है कि लड़की की शादी करो वरना जात बाहर कर देंगे। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं, और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी कोई खास गिनती नहीं। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशवरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। आखिर में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर थी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतकरण आंसुओं की भाप से ऊपर तक भर गया था। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह, एक बेजुबान जानवर की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके चेहरे की ओर देखकर मानो कुछ समझने की कोशिश करती। वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच एक दिन तीसरे पहर तट के पास मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए लड़का मिल गया है। तू शादी करने कलकत्ते जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। और इतना कहकर वो फिर से पानी की तरफ देखने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती है और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वो पेड़ के नीचे नहीं बैठ पाई थी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके चेहरे की तरफ देखती हुई रोने लगी। आखिर में बेटी को ढांढस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए गालों पर आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वालघर में अपनी सहेलियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर, गले में बांह डालकर, वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर से उन्हें अपने हाथ से खिलाकर, गले में बांह डालकर, वो अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र आंसुओं के बांध को रोक न सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास जाकर लेट गई। मानो वो अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है कि तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर मां, मैं तेरे समान। तू मुझे अपनी बाहों में पकड़े रख, कहीं विदा मत कर, कहीं जाने मत दे। ये उस गूंगी लड़की का डर है, जिसे ऐसी दुनिया में जाने से डर लगता है जहां लोग उसकी बातें सुनना चाहेंगे या जहां लोग उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे। क्या ये डर सच होगा? क्या जो उसका दुख है वो वाकई एक ऐसा दुख है जो उसे आने वाले बुरे वक्त की चेतावनी दे रहा है? उसका मन भयभीत है। कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन शुभा की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कस कर उसका जोड़ा बांध दिया और उसमें जरी का फीता लपेट दिया। गहनों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को पूरी तरह से मिटा दिया गया। शुभा के दोनों नेत्र आंसुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस डर से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर आंसुओं ने फटकार की कोई परवाह नहीं की। उस दिन कई मित्रों के साथ वो कन्या को देखने के लिए आया था। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत थे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के लिए पशु को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के
आंसुओं की इस धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे अपने निरीक्षकों के सामने भेज दिया गया था, वो लोग जो उसे देखने परखने आए थे। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के बाद कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वो समझ गए कि इसके दिल में कुछ दर्द भी है। और फिर हिसाब किताब लगाकर देखा कि जो दिल आज माता पिता के बिछड़ने की बात सोचकर इस तरह से रो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वो दिल आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसू की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथों सौंपकर माता पिता अपने घर लौट गए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो पाई थी। यहां पर व्यंग का तीर चलाया है रविंद्रनाथ जी ने उन माता पिता की तरफ जो सिर्फ अपनी जाति और परलोक की रक्षा के लिए ही इस लड़की को किसी के हाथ सौंपकर चले गए थे। सुबह का पति पछां की ओर नौकरी करता था। शादी के बाद शीघ्र ही वो पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। 1 हफ्ते के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसकी तो आंखों ने सब बातें कह दी थी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं सका था। अब वो चारों ओर निहारती रहती। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा ही नहीं मिलती। जो गूंगी की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वो चेहरे यहां दिखाई नहीं देते थे। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित होता था और भगवान यानी कि सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उस क्रंदन, उस पीड़ा, उस दर्द को सुन नहीं सकता था। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों की ठीक से परीक्षा करके एक बोलने वाली कन्या को ब्याह कर घर ले आया था। गूंगी उसी घर में थी, सब कुछ देख रही थी, पर बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी थी। एक बहुत ही द्रवित करने वाली, मन को कचोटने वाली, परंतु अत्यंत सुंदर कहानी लिखी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और मैंने आपको सुनाई चली कहानी में। फिर लौटूंगा एक और नई कहानी लेकर रेडियो सिटी पर चली कहानी में। मैं हूं कहानी वाला रजत। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली कहानी।